नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने हैं चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिजिक्स से 15 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके आगे की डेट में ग्रुप डी एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है, अगर उत्तल लेंस की शक्ति 5 डायोप्टर है तथा वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो आवर्धन कितना होगा। दोस्तों उत्तल लेंस दिया गया है और उत्तल लेंस की शक्ति दिया गया है 5 डायोप्टर और वस्तु की दूरी दिया गया है, आवर्धन निकालना है। दोस्तों आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर दोस्तों लेंस में कहेगा तो v बटा यू होता है। ठीक है, v क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी और u दोस्तों है वस्तु की दूरी। ठीक है, तो m बराबर v बटा यू। अब दोस्तों वस्तु की दूरी तो दिया गया है, u का वैल्यू दे दिया गया है, लेकिन v का वैल्यू नहीं दिया गया है। ठीक है, तो v का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लेंस की शक्ति दिया गया है, यानी लेंस की शक्ति दिया गया है तो p बराबर क्या होता है, p बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो f का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, f बराबर 1/p होता है, 1/p। अब p का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो इसी को भागा देंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। अब दोस्तों मीटर में आ गया तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर f का वैल्यू आ गया और u का वैल्यू मालूम है और लेंस है, लेंस में u का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब लेंस का फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ से v निकल जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो 1/v यहाँ पर -10 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10 और f का वैल्यू कितना आया है तो 1/20 हो जाएगा, f का वैल्यू 20 आया है। ठीक है, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10। यहाँ से एलसीएम लेंगे, 20 एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 2, तो -1 कितना हो जाएगा 20, यानी v का वैल्यू कितना आ गया, तो दोस्तों v का वैल्यू आ गया -20 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू -20 सेंटीमीटर आ गया और u का वैल्यू मालूम है तो यहाँ पर रख देंगे तो आवर्धन निकल जाएगा। तो v का वैल्यू -20 आया तो -20 और u का वैल्यू कितना है -10, तो -10 माइनस माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना बच गया, तो दोस्तों 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आवर्धन 2 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2 किस में दिया गया है, सी में दिया है, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। फोकस दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, वस्तु की ऊंचाई दे दिया गया है और अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है और फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण दिया गया है तो वस्तु की दूरी क्या लेंगे, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी दोनों नेगेटिव लेंगे, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर और f का वैल्यू कितना है -6 हो जाएगा। ठीक है, f का वैल्यू -6 हो जाएगा और वस्तु की दूरी दिया गया है, यानी HO ऑब्जेक्ट वस्तु की दूरी दिया गया है, HO से डिनोट करेंगे तो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी कैसे निकलेगा, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी HI/HO, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब दोस्तों प्रतिबिंब की ऊंचाई तो निकालना है, वस्तु की ऊंचाई हमको मालूम है, लेकिन m का वैल्यू यदि मालूम हो जाएगा तो HI का वैल्यू निकल जाएगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई निकल जाएगा। तो m का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो m का वैल्यू दोस्तों आवर्धन बराबर अभी बताए हैं कि लेंस में होता है v/u और दर्पण में यदि बोलेगा तो -v/u होता है। ठीक है, -v/u। अब दोस्तों यहाँ पर u का वैल्यू मालूम है और v का वैल्यू मालूम नहीं है, तो v का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो u और f मालूम है तो दर्पण का फार्मूला लगाएंगे, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1/v, यहाँ पर -10 है u का वैल्यू तो -1/10 हो जाएगा, f का वैल्यू -1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, -10 सुधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो प्लस 1/10 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 30 एलसीएम हो जाएगा, -5 हो जाएगा +3, -5 + 3 -2/30 हो जाएगा, काट देंगे, 15 बार में कट गया, यानी -1/15 आ गया। v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू दोस्तों -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो v का वैल्यू मालूम हो गया, u का वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से आवर्धन निकल जाएगा, यहाँ से आवर्धन
तो आवर्धन निकल जाएगा यहाँ पर से, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो -15 आया है, तो -15 और बटा -10 और माइनस माइनस कट गया, 3 पचे 15, 2 पचे 10, कितना आ गया -3/2। यानी m का वैल्यू दोस्तों -3/2 आ गया। तो यहाँ पर m का वैल्यू रख देंगे, एच आई का वैल्यू निकल जाएगा, एच ओ का वैल्यू मालूम है। तो दोस्तों यहीं पर करेंगे, यहीं पर कर देते हैं। तो यहाँ पर आवर्धन तो m का वैल्यू है, एच आई निकालना है और एच ओ वैल्यू दिया गया है। तो 2 तिया 6 कट गया, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी -9 आ गया, -9। तो -9 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, 2 प्रतिरोध 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 सेकंड बाद निष्कासित ऊष्मा कितना होगा। दोस्तों 2 प्रतिरोध दिया गया है जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। ठीक है, यानी 2 रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ा गया है और धारा प्रवाहित हो रहा है 4 एम्पियर की, और समय दिया गया 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद निष्कासित ऊष्मा कितना होगा निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, सीरीज में दिया गया है तो क्या होगा, R बराबर R1 + R2। तो R1 कितना 2 है और R2 कितना 3 है, तो 2 3 कितना हो गया 5 ओम हो गया। ठीक है, 5 ओम हो गया रेसिस्टेंट। I का वैल्यू 4 एम्पियर है, समय मालूम है 1 सेकेंड। दोस्तों ऊष्मा बराबर क्या होता है, H बराबर I² RT होता है। I का वैल्यू 4 एम्पियर है, यानी करंट 4 एम्पियर, तो 4 का स्क्वायर 16। R का वैल्यू कितना आया, 5 आया, और T का वैल्यू दिया गया 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि सेकेंड मिनट में दिया रहेगा तो इसको सेकेंड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 16 × 5 × 1, 16 × 5 80, 16 × 5 80 जूल हो जाएगा। तो 80 जूल किस में दिया गया, ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ध्रुव से उस बिंदु की दूरी क्या होगी जहां से परावर्तित किरण गुजरेगी। दोस्तों अवतल दर्पण है, एक क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है, यहाँ मुख्य अक्ष है, यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पर फोकस बिंदु होता है यानी मुख्य फोकस, और यहाँ वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अब बोल रहा है दोस्तों कि कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, तो जहाँ पर बिंदु पर जो काट रही है, यानी जिस बिंदु से मतलब गुजरेगी परावर्तित के बाद, तो वहीं उसी की दूरी निकालना है, यानी पोल से लेके यहाँ तक निकालना है, जहाँ से किरण जो गुजर रही है। ठीक है, तो मतलब फोकस दूरी निकालना है, यानी पोल से F से गुजर रहा है तो पोल से लेकर F तक का फोकस दूरी हो गया, तो F का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, और दिया गया वक्रता की त्रिज्या यानी R का वैल्यू हमको दिया गया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो F बराबर क्या होता है, R/2 होता है, F बराबर R/2। ठीक है, तो R/2, R का वैल्यू 30 है और 2 तो कट जाएगा 15 बार में, यानी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों अवतल दर्पण में है तो फोकस दूरी क्या होगा, नेगेटिव में होगा, तो यहाँ नेगेटिव ले लेंगे तो -15 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में दिया है, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन गलत होगा, कौन से गलत होगा। तो निम्नलिखित में से कौन गलत होगा तो निकालना है कि कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में दोस्तों, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखेंगे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब दोस्तों आभासी बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है, और फोकस और ध्रुव के बीच यानी F और P के बीच बनता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा है, तो आभासी बनता है, ठीक है, सीधा और छोटा बनता है, ये भी सही है, पोल और फोकस के बीच बनता है यानी ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ये भी सही है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये गलत है। तो ये आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों आवर्धन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए यानी धनात्मक। यदि m का वैल्यू
एम का वैल्यू नेगेटिव होता है दोस्तों, तो एम का वैल्यू यदि नेगेटिव होगा तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और एम का वैल्यू यदि पॉजिटिव रहेगा तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होगा, तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन सी में दिया है पॉजिटिव यानी धनात्मक, ठीक है, तो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों जब ये क्या है दोस्तों, सघन माध्यम, ठीक है, और ये विरल माध्यम ले लेंगे। अब दोस्तों यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई भी किरण आपतन होता है यानी परावर्तित के बाद क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है, ठीक है, अभिलंब से दूर भागता है, इधर अभिलंब से दूर भागता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में यदि किरण आएगी, यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रतिबिंब किरण क्या होता है, अभिलंब से दूर भागेगा। और दोस्तों यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो तब क्या होगा, अभिलंब से नज़दीक आएगा, ठीक है, अभिलंब की ओर आएगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो दोस्तों गति क्या होगा, गति में वृद्धि होगा यानी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अपवर्तनांक यदि बोलेगा तो अपवर्तनांक घट जाता है, ठीक है। यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, यानी विरल माध्यम में क्या होता है, वेलोसिटी अधिक होता है यानी वेग अधिक होता है और अपवर्तनांक कम होता है। लेकिन यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में बोलेगा तो सघन माध्यम में दोस्तों अपवर्तनांक अधिक होता है और गति कम होता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो प्रकाश क्या होगा, प्रकाश की गति बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए में होता है बढ़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है अगर दो लेंस की क्षमता क्रमशः 2 डायोप्टर और 3 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों फोकस दूरी निकालना है, दो लेंस की क्षमता दिया गया है तो समतुल्य क्षमता निकालने के लिए क्या बताएं, P बराबर P1 प्लस P2 होता है, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो P1 P2 कितना दिया गया, 2 प्लस 3 यानी 5 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। फोकस दूरी निकालना है तो P बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f होता है और F बराबर क्या हो जाएगा 1/P तो P का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है। अब इसको पॉइंट में लाएंगे तो 0.2 मीटर में आएगा। आंसर दिया गया सेंटीमीटर में तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगी। 5 ओम प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस दिया गया है 5 ओम और धारा में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो वोल्टेज क्या होगी। तो दोस्तों ओम के नियम V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, यानी V इक्वल टू IR। तो यदि I यानी धारा वृद्धि हो रही है तो वोल्टेज क्या होगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यानी I में वृद्धि हो रहा है, करंट में यदि वृद्धि होगा तो वोल्टेज में क्या होगा, वृद्धि होगा यानी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध क्या होगी। 11 ओम रेसिस्टेंट है यानी 11 ओम रेसिस्टेंट वाले तार को इस पर त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए यानी आर का वैल्यू क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध निकालना है। दोस्तों फार्मूला होता है आर बराबर रो एल बटा ए होता है, ठीक है। अब यहाँ एरिया लेंगे, क्या लेंगे, तो रो एल बटा पाई आर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। एरिया बराबर पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यही त्रिज्या को कह रहा है कि दोगुना कर दिया जाए तब नई प्रतिरोध क्या होगा, नई प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों नई प्रतिरोध आर डैश बराबर रो एल बटा पाई आर को दोगुना कर दिया जाए तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी रो एल बटा पाई 4r स्क्वायर, ठीक है। यानी आर डैश बराबर इसको लिखेंगे 1/4
रो एल बटा पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, आर है, और आर का वैल्यू कितना दिया गया, 11 दिया गया है, तो यहाँ पर 11 रख देंगे, 1/4 गुने 11, इसी को भागा देंगे तो 2.75 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 2.75 ओम। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब कितने पावर का है। दोस्तों बल्ब कितने पावर का है, यानी बल्ब का पावर निकालना है, शक्ति निकालना है। ठीक है, दिया गया है वोल्टेज दिया गया 220 वोल्ट और करंट उत्पन्न हो रहा है 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वी आई। ठीक है, वी का वैल्यू दिया गया 220 और आई का वैल्यू 0.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो 0 नीचे हो जाएगा, 0 0 कट गया, बाई 25 2 से 110 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो 110 वाट ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि 20 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा। बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा। ठीक है, समय निकालना है, दिया गया है पावर दिया गया है 50 वाट और ऊर्जा दिया गया यानी कार्य दिया गया है 1000 जूल। ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, ऊर्जा बटा समय यानी वर्क बाई टाइम होता है। ठीक है, वर्क बटा टाइम, वर्क का दिया गया कितना दिया गया है 1000 जूल। ठीक है, और पावर दिया गया है 50, टाइम निकालना है तो 50 बराबर क्या हो गया 1000 अब बटा टी, यानी टी बराबर हो जाएगा 1000 बटा 50, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 20 25 100 कट गया, 20 सेकेंड हो जाएगा, 20 सेकेंड ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, 100 वाट के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है तो लैंप द्वारा 3 दिनों में कितना ऊर्जा का उपभोग करेगा। 100 वाट का एक विद्युत लैंप है। ठीक है, प्रतिदिन 5 घंटे का प्रयोग किया जाता है तो 3 दिन में कितना ऊर्जा का उपभोग होगा, कितने यूनिट ऊर्जा खपत होगा, निकालना है। ठीक है, तो यूनिट की संख्या निकालने के लिए बताएं हैं दोस्तों कि यूनिट की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना उपकरण का उपयोग किया जा रहा है, तो एक विद्युत लैंप का तो 1 लिख देंगे, गुने कितने वाट का है तो 100 वाट का है तो 100 गुना करेंगे, प्रतिदिन कितना जलाया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है तो 5 घंटा तो 5 गुना करेंगे। ठीक है, निकालना है 3 दिन के लिए तो 3 गुना करेंगे, बटा 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 3/2 हो जाएगा, इसी को भाग देंगे 1.5 यूनिट हो जाएगा, 1.5 यूनिट, तो 1.5 यूनिट सी में दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर पर सेकंड है, यानी गति दिया गया है और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दिया गया है। ठीक है, यानी वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दिया गया है लैम्डा, यानी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ निकालना और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या होता है एन लैम्डा, v इक्वल टू एन लैम्डा, वेलोसिटी दिया गया है, आवृत्ति दिया गया है, लैम्डा निकालना है तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा v बटा एन, और v का वैल्यू कितना है 400 है और आवृत्ति 200 है, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 मीटर हो जाएगा, तो 2 मीटर ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। दोस्तों विभवांतर निकालना है, वोल्टेज निकालना है, दिया गया है दोस्तों 3 कूलम आवेश दिया गया, यानी चार्ज दिया गया 3 कूलम और कार्य की मात्रा दिया गया है 72 जूल। ठीक है, वर्क दिया गया है 72 जूल। ठीक है, अब विभवांतर निकालना है, तो दोस्तों विभवांतर निकालना है तो क्या होता है वर्क बराबर v गुने क्यू होता है, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्यू हो गया, अब वर्क मालूम है, ठीक है, और क्यू मालूम है, v का वैल्यू निकालना है तो वर्क कितना मालूम है 72, v का निकालना वैल्यू
क्यू का 3 दिया गया है, 74 72, यानी V बराबर कितना आ गया 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।